हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसको कूलम्ब फोर्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मीन्स द फोर्स बिटवीन two raised charged particles, the force between the two raised charged particles is known as electrostatic force या कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब फोर्स। कहीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं और दोनों के चलते जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। जैसे मान लो अगर हम ऐसे सपोज करें कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम लोग Q1 बोल रहे हैं और एक चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है Q2 और दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अपन R बोल रहे हैं। तो ए चार्ज पार्टिकल्स इस पे एक फोर्स लगाएगा और ए चार्ज पार्टिकल्स भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो अगर इस पे एक फोर्स लगाएगा तो मान लो कि दोनों प्लस प्लस चार्ज अगर रखे हैं तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की ओर। मान लो फोर्स F लग गया। अच्छा फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है। फोर्स लग किस पर आया? तो 2 पर लग रहा है। किसके कारण? 1 के कारण। दैट मीन्स फोर्स ऐसे लिखेंगे, फोर्स 2 पे लग रहा है 1 के कारण, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स 2 पे लग रहा है 1 के कारण। तो 2 वाला पार्टिकल्स भी इस पे इधर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा विच इज F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स 1 पे लग रहा है किसके कारण? 2 के कारण। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में इस तरह से फोर्स लगाते हैं। ये तो बात हुआ कि चलो भाई फोर्स लगाते हैं किस तरह से और इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि आखिर फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इस तरह से हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ है क्या, इस बात को अगर हम लोग लिखें तो पहला कूलम्ब्स लॉ में 2 रूल पढ़ना है। पहला जो रूल है ये है कि द फोर्स बिटवीन द टू रेस्ट चार्ज पार्टिकल, the force between the two raised charge particle is directly proportional to the product of them। मतलब कि जो फोर्स लगता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो दोनों के, उनके प्रोडक्ट के। इसका क्या मतलब है?
तो भाई साहब इसका मतलब है कि जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दैट मीन्स Q1 इंटू Q2 के। अब इस चीज को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड रूल क्या बोला कि एंड इट इज, दैट मीन्स फोर्स इज, इट इज inversely it is inversely proportional to the square of the distance between them। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। अगर एक चार्ज पार्टिकल्स Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल्स Q2 है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करा जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से हमको फोर्स मिला। हमको मालूम है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग K बोल देते हैं एंड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर जो K है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको बोलते हैं, इसको क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट, एक तरह का ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो K है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसका क्या मतलब होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। बात दोनों का सेम होता है लगभग। वैक्यूम में जो परमिटिविटी होता है लगभग सेम होता है फ्री स्पेस में, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको परमिटिविटी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल से यहाँ ऐसे रखते हैं, दूसरा चार्ज पार्टिकल से ऐसे है, दोनों के बीच में अगर हवा है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी, मतलब ये इस पे जो फोर्स लगाएगा तो एक तरह का एनर्जी है दोनों के बीच में, जो दोनों के बीच में या तो रिपेल करेगा नहीं तो अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से अगर बीच में हम मान लो वाटर रख दें या ऑयल रख दें या कोई लकड़ी का टुकड़ा, वुड का कोई भी चीज़ रख दें या कोई भी मटेरियल रख दें, अगर कोई मीडियम इसमें डाल दे तो इससे जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में फोर्स थोड़ा कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जब कोई भी ऑयल या फिर वाटर आता है तो इससे जो एनर्जी निकलेगा उसको ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि उसको ऑब्जर्व कर लिया। दैट मीन्स परमिटिविटी मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं तो जो इसके बीच में जो भी मीडियम है तो इसको ऑब्जर्व करने का कितना कैपेसिटी है, उस चीज़ को ही हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। मतलब परमिटिविटी का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम बोल सकते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर, ऐसा करके कि मीडियम का जो एबिलिटी होता है इस तरह से हम लोग देखते हैं कि है इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी मीडियम का, ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का
कितना एबिलिटी है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि मान लो अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का थोड़ा सा हम लोग पहले, अच्छा ये फोर्स है तो इसका यूनिट तो न्यूटन ही होगा, आप तो जानते हो फोर्स का यूनिट क्या होता है। अब एप्सिलॉन नॉट का भी हम लोग यूनिट देख लेते हैं और इसका वैल्यू देखते हैं इस कांस्टेंट का कि क्या होता है। देखो नॉर्मली अभी हम लोग देखें कि k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू होता है लगभग 8.85 इंटू 10⁹ ऐसे। और k का अगर यहाँ से हम लोग यूनिट निकालें तो k का यूनिट निकालना है तो k इज इक्वल टू, देखो इधर f है, इधर इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे ऊपर वाला मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या में आ जाएगा, डिवाइड में। तो k इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपन Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। f का होगा न्यूटन, डिस्टेंस है r तो इसका मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम इंटू कूलम, दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा k का, हम लोग देखें तो इस k का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा इसका ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, इसमें नॉर्मली जो वैल्यू लेकर चलते हैं वो लेते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लगभग दोनों सेम है, अब कोई भी लो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लगभग थोड़ा माइनर डिफरेंस है। आप जनरली न्यूमेरिकल बनाते समय यही वैल्यू लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो हमको मालूम है कि सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो अगर इसको इधर पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर भी पलटना होगा, बटा में 1 होता है, पलटोगे तो 1/9 इंटू 10⁹, इधर पलटोगे यूनिट तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा आएगा। अब अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हो, इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 और यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन की बात करें डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करें अपन तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इस चीज़ का इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट का, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट का कूलम है, कूलम का क्या होता है AT। आपको मालूम होगा कल हम लोग देखे थे कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होगा, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T था, I का A टाइम का T तो AT होता है Q का चार्ज का, तो कूलम चार्ज का यूनिट है, उसके जगह पर डायमेंशन हम लोग AT यूज कर सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार AT आ जाएगा, AT इंटू AT अपॉन न्यूटन का होता है MLT-2। आप 11th क्लास में ही न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला फोर्स का पढ़े होंगे, तो इसका होता है MLT-2 और मीटर एक तरह का लेंथ है तो इसका L के पावर 2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, m ऊपर चल जाएगा तो m का पावर -1, L यहाँ 2 ठे है, यहाँ पे 1 थे, 2 1 3 ऊपर जाएगा तो L का पावर -3, T ऊपर जाएगा तो 2 और 2 T पहले से है तो T के पावर 4 और A मिलके A स्क्वायर ऐसे बना देगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 L-3 T टू द पावर 4 एंड A2। हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखे थे, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। अब उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और उसके अलावा थोड़ा ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम NCERT के सारा का सारा एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स है धीरे धीरे करके एक एक का सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि मान लो अगर एक चार्ज पार्टिकल्स Q1 है यहाँ पे और एक चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे Q2, Q1 एंड Q2। अगर Q1 दे रखा है 10 कूलम और Q2 का भी वैल्यू है 10 कूलम और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस।
व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड 10 कूलम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें कि हमें मालूम है Q1 बराबर 10 कूलम है, Q2 बराबर भी 10 कूलम है, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस को r सपोज करें तो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि कूलम में दे रखा है SI सिस्टम में, तो इसको भी SI सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, 0.1 मीटर आएगा। अब हम लोग को मालूम है कि सिंस जो फोर्स होता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू है 10 कूलम, Q2 का 10 कूलम, एंड R स्क्वायर बोले तो 0.1 इंटू 0.1। तो इससे देखो ये कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में, इससे ही कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में। तो 9 इंटू 10⁻²⁴ टू 4 और 9 13, इतना न्यूटन का फोर्स आया। ये तो एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल सेकेंड, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल्स है, यहाँ पे सपोज करते हैं एक चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स है Q2। Q1 का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड इसका वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, कुछ इस तरह से। और दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड द थर्ड चार्ज पार्टिकल be placed so that the net electric force is 0। तो अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर रखा जाए तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये भी प्लस 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, तो प्लस प्लस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इधर की ओर इसके कारण फोर्स लगेगा, और माइनस वाला प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इधर ही फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स का जो समेशन होगा उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या कुछ ना कुछ होगा। नेट फोर्स तो 0 नहीं होना है यहाँ पे। इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी चार्ज को हम नहीं प्लेस कर सकते, नहीं रख सकते हैं। अगर इधर चार्ज रखते हैं, सपोज इधर रख रहे हैं, इस वन चार्ज के बियॉन्ड अगर रखेंगे इस तरफ तो होगा क्या, अगर मान लो सपोज यहाँ पे थर्ड चार्ज पार्टिकल्स रखते हैं तो ए वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा और नेगेटिव वाला इधर लगाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि इससे कम डिस्टेंस पे जो इधर लगने वाला फोर्स है इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा, जिस कारण इस साइड भी इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो थर्ड चार्ज पार्टिकल्स है उसको शायद इधर रखे तो 0 आ जाए। देखते हैं, अगर सपोज यहाँ पे कहीं इधर कहीं भी एक पॉइंट सपोज करे P या कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग रख देते हैं 2 वाला चार्ज पार्टिकल्स के नज़दीक में राइट साइड, तो होगा क्या कि 2 वाला जो चार्ज पार्टिकल्स इधर खींचेगा इसको और इससे डिस्टेंस कम है तो ई वाला इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं एक जगह ऐसा मिल जाए जहाँ पे इधर फोर्स लगा रहा है, इसके कारण इधर फोर्स लग रहा है। तो इधर वाला फोर्स लग रहा है, मान लो इस फोर्स इधर जो लग रहा है फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, तो फोर्स ड्यू टू वन पार्टिकल्स, इस पार्टिकल के कारण इधर फोर्स लगेगा, और इधर जो फोर्स लगेगा दिस इज फोर्स ड्यू टू टू के कारण। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इधर एक पोजीशन रहा होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस जगह को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे आखिर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है
हम इसको x सपोज कर ले रहे हैं कि मान लो x डिस्टेंस पे इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट द थर्ड, ऐसा मान लेते हैं लेट थर्ड चार्ज पार्टिकल, let the third charge particles placed near to the Q2, near to the Q2 at x सेंटीमीटर। मान लो कि x सेंटीमीटर डिस्टेंस पे Q2 चार्ज के नजदीक में और किधर, राइट साइड, दोनों के बीच में नहीं, राइट साइड Q2 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल्स को रखते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग देखें, अगर क्वेश्चंस के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो इस 1 के कारण जो फोर्स और 2 के कारण फोर्स निकालते हैं, और दोनों के कारण फोर्स अगर यहाँ 0 होना है तो दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर हम निकालें फोर्स ड्यू टू 2, पहले फोर्स ड्यू टू 2 निकालते हैं, तो फोर्स ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, तो Q1 इंटू Q2, मान लो थर्ड चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे रखें, थर्ड चार्ज पार्टिकल से उसके मैग्नीट्यूड को क्या बोल दिए, Q बोल दिए। थर्ड चार्ज पार्टिकल्स Q, थर्ड चार्ज पार्टिकल्स Q प्लेस्ड नियर टू द Q2 एट 1 सेंटीमीटर। तो अगर फोर्स ड्यू टू 2 निकालेंगे तो K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 को लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इंटू Q2 को Q लिख लेते हैं, अपन जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस x था तो x का स्क्वायर, Q1 का वैल्यू दे रखा है, Q2 हम लोग Q मान ले रखे हैं, तो ऐसा हो गया। अब अगर हम लोग निकाले फोर्स ड्यू टू 1 के कारण फोर्स निकाले तो K Q1 का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू Q2 का वैल्यू Q सपोज किए Q अपॉन ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ये वाला x है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो रेशियो मीटर सेंटीमीटर कुछ में भी रहे तो सेंटीमीटर में ही डिस्टेंस आएगा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स, सिंस नेट फोर्स 0 होना है, नेट फोर्स अगर 0 होना है तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, या फिर दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, फोर्स इक्वल होना चाहिए। इसका माने क्या होना चाहिए, या फिर नेट फोर्स 0, दैट मीन्स नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसको ऐड करेंगे तो K माइनस का, या फिर K इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल इतना प्लस नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स के लिए फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वेक्टर सम में भी साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस अगर 0 डिग्री लेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिर्फ a प्लस बी निकलता है। आप वेक्टर में पढ़े होंगे, तो जनरली दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इसको। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा इतना, एंड K इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप इसको देखो, ये माइनस वाला उधर चल जाएगा प्लस में, यानी K इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा एंड Q भी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ही 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो इधर हो गया। अगर हम लोग इसको लिखे तो 4 अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर
तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें इधर से तो एक्स स्क्वायर इधर भी करना होगा, तो x प्लस 20/4 का x प्लस 20/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4 है तो 2 2 जा 4, इधर पलटेगा तो x प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ऐसा समझ लो। तो x प्लस 20/2, 2 को इधर भेजेंगे तो नाउ 2x इज इक्वल टू x प्लस 20 एंड x को इधर लाओगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 20। नाउ x इज इक्वल टू 20, नाउ x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल्स को Q2 से राइट साइड 20 सेंटीमीटर पे अगर प्लेस करोगे तो उस जगह पे उस थर्ड चार्ज पार्टिकल्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों चार्ज के कारण जीरो एक्सपीरियंस होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि मान लो किसी बॉडी पे एक चार्ज क्यू दे रखा है, उसको दो बॉडी पे डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम चार्ज को किस तरह से डिवाइड करेंगे कि दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। दैट मींस अ चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट, देन व्हाट शुड बी द value of the charges, what should be the value of the charges such that the force between the charges is maximum. What should be the value of charges on the object such that then what should be the charges on the object such that the force between the object is maximum, the force between the object is maximum। कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल्स है, ऐसे अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल्स है Q, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो किस तरह से इस चार्ज पार्टिकल्स को दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे कि इससे जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज बटा, उस चार्ज के कारण दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम फोर्स आना चाहिए। तो उस चार्ज का क्या वैल्यू होना चाहिए जो बांटे हैं। जैसे मान लो एक चार्ज Q है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशन हम लोग ऐसा सपोज करते हैं एक चार्ज Q है और इसको एक ऑब्जेक्ट पे मान लो Q चार्ज दिए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो टोटल चार्ज में से इसको माइनस कर दिए थे इतना। जैसे अगर ये 10 कूलम होगा, इस पे 2 कूलम दिए तो इस पे 8 कूलम बचेगा। तो मान लो कि इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया गया। तो बोला कि इस चार्ज को कितना कितना भाग में बांटेंगे कि दोनों के बीच में जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल्स को दो भाग में बांट दिए, एक Q हो गया तो सेकेंड Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। तो हम लोग को फोर्स निकाल कर देखते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस जब फोर्स निकालेंगे दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, तो फोर्स क्या होता है, ये होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट मीन्स K एंड Q1 का वैल्यू Q है एंड Q2 का वैल्यू है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स को मैक्सिमम होना है, इस फोर्स को क्या होना है, मैक्सिमम। दैट मीन्स कि सिंस F हैज टू बी मैक्सिमम, इसको तो मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम होना पड़ेगा तो देखो K तो कांस्टेंट है और R स्क्वायर डिस्टेंस है तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट है अगर मैक्सिमम होता है तो ये फोर्स भी मैक्सिमम होगा, अगर ये मिनिमम होगा तो फोर्स भी मिनिमम। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या कॉन्सेप्ट है आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर करना होता है। हम लिख सकते हैं फोर्स हैज टू बी मैक्सिमम, देन द डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में करेंगे किसका, Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का। इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल जीरो के बराबर होना चाहिए। अच्छा देखते हैं कि क्यों जीरो के बराबर होता है। थोड़ा सा अगर इसको देखोगे आप तो मान लो कि अगर कोई ग्राफ इस तरह से ऐसे है, हम इसका मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आएगा सबसे मैक्सिमम। तो कोई भी अगर y है, y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली
tan थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा देखोगे, यहाँ पे अगर स्लोप खींचोगे dy/dx है tan थीटा, जिसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। तो यहाँ का जो डिफ्रेंसिएशन होगा dy, तो यहाँ थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो dy/dx इज इक्वल टू, जब tan थीटा होगा तो tan 0 डिग्री, दैट मीन्स dy/dx क्या होगा 0। माने या तो मैक्सिमम पे या मिनिमम पे देखोगे तो थीटा 0 होता है, जिसके कारण dy/dx भी 0 होगा, दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी फंक्शन एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज 0। अगर 0 होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन इस चीज़ का अगर 0 के बराबर कर दे तो जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम वाला ही मिलेगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नाउ d/dq, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएशन दोनों को अलग अलग कर देंगे, कैपिटल Q स्मॉल q माइनस d/dq एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना है 0। कैपिटल Q बाहर निकल जाएगा, ये तो हमको दे रखा था कांस्टेंट वैल्यू कितना कूलम जो भी दे रखेगा, Q का Q के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, Q स्क्वायर का 2Q हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, n x टू द पावर n माइनस का 1, तो Q स्क्वायर है तो देखो 2Q टू द पावर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2Q आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ना ये हो गया Q इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 2Q, तो जो Q होगा 2 इधर चल जाएगा तो Q/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो Q चार्ज था, जो दो ऑब्जेक्ट पे हम लोग बांट रहे थे, तो इस वाले पे Q का वैल्यू आया Q/2। जब आधा इस पे है तो आधा इस पे होगा, Q में से Q ये वाला घटाओगे Q/2, तो 2Q माइनस Q/2 ही आएगा। इसका मतलब अगर आप इस चार्ज को दो भाग में बांटते हो, आप चाहते हो कि मैक्सिमम फोर्स आए दोनों ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज गया उसके कारण, तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल चार्ज रखना पड़ेगा। अगर ये 10 कूलम होगा तो 5 कूलम और 5 कूलम में आपको बांटना होगा। ये तो बात हो गई कि किस तरह से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं, वहाँ पर हम लोग चार्ज का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी तो हम लोग देख लिए थे, इसके बाद अब रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं।